अभिलाषा मौजूद हैं। अभिलाषा, बात भ्रष्टाचार की चल रही है, बात सैनिकों की चल रही है और ये तमाम मसले रहे हैं इस बार के चुनाव में। आपके साथ वो तमाम पैनलिस्ट भी हैं जिसमें हर रंग है, जो कि हर मुद्दे पर बोल सकते हैं। किस तरह की उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अब? राष्ट्रीय जी, आर्थिक और सामाजिक दोनों ही चुनौतियां आप बीजेपी के सामने हैं, क्योंकि जितना बड़ा जनादेश उतनी बड़ी जिम्मेदारी। निसारुल हक हमारे साथ जेएनयू प्रोफेसर जुड़ रहे हैं। सर, सोशल फैब्रिक यूपी का संभालना बीजेपी के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी? नहीं, जैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शुरू से कहा है कि सबका साथ सबका विकास, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का यूपी में आना, मुझे लगता है कि वो एक डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगा यूपी को। और क्योंकि सत्ता जो है वो सेंटर में भी बीजेपी की है और अगर स्टेट में भी बीजेपी की रहेगी तो ये एक अच्छा ट्रेंड दिखाई देता है। प्लस इसके साथ साथ एक और नया ट्रेंड उभर रहा है कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अब उनको साइडलाइन होना पड़ रहा है। और मेरा ख्याल से कि अगर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी साइडलाइन होती हैं और सेंटर में ही जो सरकार है उसकी होती है तो इससे स्टेट्स को ज़्यादा फायदा होगा। जी, लेकिन बीजेपी पे पोलराइजेशन के आरोप लगे हैं, ऐसे में माइनॉरिटी की स्थिति को कैसे देखते हैं? नहीं, पोलराइजेशन अगर आप फर्स्ट फेज में देखें तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी ने फर्स्ट फेज में कोई पोलराइजेशन की कोशिश की है। और सबसे ज़्यादा सीटें वेस्टर्न यूपी से आई हैं तो वहाँ तो पोलराइजेशन था नहीं, लेकिन बीच में क्योंकि इलेक्शन जीतने के लिए सब कोशिश करते हैं और थोड़ा बहुत हुआ है, पोलराइजेशन हुआ है। चलिए, इसी बात के साथ मैं जल्दी से सतीश मिश्रा जी के पास आऊँ। सतीश मिश्रा जी, ये कहा जा रहा था कि अगर इस बार के चुनाव में जीते तो बहुत सारे फायदे होंगे, कैसे देखते हैं आप बीजेपी के लिए क्या क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहाना नहीं बचेगा। देखिए, राज्यसभा में उनकी मेजॉरिटी आ जाती है, राष्ट्रपति उनके बन जाएंगे, केंद्र में उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, उत्तराखंड में भी उनकी सरकार है। अब उनको अपने वायदों पर खरा उतरना होगा और यही बात जनता अगली बार देखेगी कि कितने वायदे उन्होंने पूरे किए, नहीं किए। जी, प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। ये चुनाव के बाद कहा गया था। विवेक उन्मत हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगी कि मंतोष, आप हमें बताएं कि 2014 लोकसभा चुनाव के जो वायदे थे और इस बार के चुनाव में कुछ सिमिलैरिटी देखते हैं। हाउ वुड यू कंपेयर? तो मेरे हिसाब से तो ये जो टोटल पुनरावृत्ति है, रिपीटेशन है जो 2014 का इलेक्शन था, सेम स्ट्रेटजी, नेशनल लीडर विद सोशल इंजीनियरिंग एंड पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। सोशल इंजीनियरिंग के कारण ही ये वेव जनरेट हुआ और वेरी साइलेंट वेव, जिसको हम लोग कोई नहीं समझ पाए कि 40% के ऊपर इनको सपोर्ट मिलेगा। दैट शोज़ कि इनका जो सपोर्ट है वो ओबीसी से लेके एससी कैटेगरी तक वेरी साइलेंट था, जो केवल मायावती के पास होता था। और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म जो महाराष्ट्र में भी जैसे किए कि 50 कैंडिडेट लिए, उसमें से 22 जीत गए थे, दूसरी पार्टियों से कैंडिडेट लिए एंड डायनेस्टिक पॉलिटिक्स भी खेले। तो इट इज़ द सेम थिंग, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, सोशल इंजीनियरिंग एंड नेशनल लीडरशिप जो मोदी जी के पास था, इसका कंपैरिजन और काट किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं था। बिल्कुल। जल्दी से मैं विमल कीर्ति जी के पास आऊंगी। कुछ जो लीगल बातें हम कह रहे थे उससे इतर आप कुछ कहना, कुछ टिप्पणी करना चाह रहे थे। जी, बहुत अच्छा विश्लेषण किया गया है जो नतीजे आए हैं। एक बात मैं जिसमें जोड़ना चाहता हूँ कि अगर आप देखेंगे तो हर स्टेट को, मणिपुर का भी बिल्कुल साफ नहीं हुई है तस्वीर, हर स्टेट में एंटी इनकम्बेंसी देखा जा रहा है। गोवा में बीजेपी की सरकार थी, वो वहाँ से हट गए। उत्तरांचल में कांग्रेस की सरकार थी, हट गए। अखिलेश जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, वो हट गए। हाँ, बीजेपी में मोदी जी का वेव अभी भी बरकरार है, सब देख रहे हैं। बट ये एंटी इनकम्बेंसी को भी ध्यान में रखना चाहिए कि एंटी इनकम्बेंसी हुआ है। बिल्कुल, एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हुई है बीजेपी। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। अपने दर्शकों को अपडेट कर दे कि कानपुर में 7 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी को मिल गई है। बड़ी बढ़त इसे कह सकते हैं। कानपुर में, सहारनपुर में 7 में से 4 सीटें अब बीजेपी को मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हुई है, जैसा कि विमल कीर्ति जी कह रहे हैं। क्या वजह आपको लगती है इसकी? देखिए, हाँ, लोग जीत जाते हैं चुनाव और उसके बाद जब गुड गवर्नेंस देना पड़ता है तो जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, अगर उसके स्तर तक आप उनको डिलीवरी नहीं दे पाएंगे तो एंटी इनकम्बेंसी आएगी। और ये एंटी इनकम्बेंसी हम लोग देख रहे हैं सब जगह। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अभी समय है कि जनमत के सामने हम नतमस्तक हों। जो भी जनमत मिला है, जो लोग जहां से जिस स्टेट में जीते हैं, या कांग्रेस जीती है कुछ स्टेट में, बीजेपी की बहुत अच्छी जीत हुई है यूपी और उत्तरांचल में, उनको हम लोग बधाई दें। और अभी ये
टीका टिप्पणी कि आप इसलिए जीत गए कि आपने ध्रुवीकरण किया, आप इसलिए हार गए कि आपने ये किया, ये बात नहीं है। अभी जनता ने आपको कहा है कि आप राज कीजिए, लोगों को उनको मौका देना चाहिए 5 साल के लिए, और अब ये टीका टिप्पणी थोड़े बड़े जनाधार को सिर आंखों पे लेना चाहिए। हमारे बीच अवधेश दुबे हैं, एडवोकेट। जो भी चर्चा यहाँ पे चल रही है उस पर क्या आप रिएक्ट करना चाहेंगे? अवसर की राजनीति करने वालों के मुंह पे तमाचा है, और राजनीति को जिन्होंने अवसर की तरह लिया है, मौके की तरह लिया है, उस पार्टी में चाहे वो मोदी जी हों, शाह हों, या सोशल इंजीनियरिंग करने वाले बाकी लोग, मौर्य जी, सबने बहुत अच्छा काम किया और विकल्प के तौर पे एक अच्छी सरकार आएगी। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा करेंगे। जी, कुछ और वकील हमारे साथ हैं, उनकी भी राय जान लेते हैं। कैसे देखते हैं आप बीजेपी के प्रदर्शन को? देखिए, अब जहाँ तक जातिगत राजनीति करने वाले लोगों की बात है, उनके लिए अब ये छोड़ दें कि अब जातिगत आधार पर उनको वोट मिलेगी। जनता समझ गई है कि ठीक है, हमें गुमराह करके वोट ले लिया जाता है, कुछ हुआ नहीं है, काम बोलता है, काम बोलता रह गया। जनता ने मौका दिया भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। जी, तो ये कुछ राय हैं जो यहाँ पर तमाम लोग हमारे बीच मौजूद थे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ भी हैं। अमरीश जी से जरूर मैं ये जानना चाहूंगी कि जो एक पुराना ट्रेंड दिखा है, और वो राजनीतिक इतिहासकार भी हैं, क्या समझा जाए कि इस बार जो जनता ने अमरीश जी एक मैंडेट दिया, एक जनादेश दिया है, वो क्या इस आधार पर दिया है कि एक तो उसे क्लियर कट सरकार चाहिए, बिल्कुल ऐसी सरकार नहीं चाहिए गठबंधन में जिसमें कभी भी किसी के टूटने का डर हो। दूसरा, अब क्या जो ये बात डर सता रहा है सबको कि चूंकि मोदी के नाम पर ये जीत आई है, तो कहीं ना कहीं पार्टी बीजेपी अब छोटी होती जाएगी और कद इतना बड़ा हो जाएगा मोदी का, जिसकी वजह से बीजेपी पार्टी को नुकसान होगा। देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहले तो ये है कि जो ये जीत है, इसमें क्षेत्रीय पार्टियों का बहुत नुकसान हुआ है, और एक सवाल जो अभी कोई खड़ा नहीं कर रहा है वो ये है कि बीएसपी का वोट अब कहाँ जाएगा 2019 में जी। सपा का भी एक बड़ा हिस्से का वोट कहाँ जाएगा। दूसरी बात जो आपने दूसरा सवाल पूछा, बीजेपी के अंदर की जो बात है वो, क्योंकि वो एक प्रो पुअर प्लैंक पे लड़ी है, एंड इट हैज ऑल बीन अ पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट्स। इस अंतर्विरोध को बीजेपी कैसे हल करेगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज नरेंद्र मोदी के सामने है। जी बिल्कुल। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, महाराजगंज के नौतरमा से अमन मणि त्रिपाठी जीत गए हैं। अमन मणि त्रिपाठी विवादित चेहरा, और अभी तक उनको जमानत भी नहीं मिली थी, तो अब वो नौतनवा से महाराजगंज के नौतनवा से अमन मणि त्रिपाठी जीते हैं। और बैकअप टीम से जरूर गुजारिश करूंगी कि नौतनवा लिखें, नौतनवा गलत है, ये नौतनवा से अमन मणि त्रिपाठी जीत गए हैं। जेल में रह के ही उनकी बहनों ने प्रचार का कमान संभाला था, और काफी विरोध नौतनवा वो जगह है, और वहां से जीते हैं अमन मणि त्रिपाठी। और हमारे साथ पैनलिस्ट तमाम मौजूद हैं। अमरेंद्र जी भी बता रहे थे, आपके साथ अभिलाषा, उत्तराखंड से भी कई चेहरे हैं। जिस तरह से हरीश रावत की हार हुई है दोनों ही सीटों से, किच्छा से भी और हरिद्वार ग्रामीण से भी, ये कई इशारे देती है कांग्रेस के लिए। वहां पर किस तरह के इशारे ये तमाम जो पैनलिस्ट हैं वो ले रहे हैं इससे? के नेता हमारे साथ हैं, लगातार यही आरोप लग रहे हैं कि जितने भी वायदे किए नहीं पूरे किए उन्होंने, इसीलिए दोनों सीटें किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण दोनों हार गए। देखिए, एक तो हरीश रावत जी का अहंकार, दूसरा जिस तरह से उत्तराखंड में उन्होंने चुनाव के पहले और 1 साल पहले जिस तरह से राजनीतिक उठक पटक हुआ था, उसमें हरीश रावत, तो आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से पैसे की भी बात आई थी, तो उत्तराखंड में जिस तरह से वो सरकार को एक मुट्ठी के रूप में चल रहे थे, वो जनता वहां से समझ चुकी थी, और जनता विकास चाहती थी। और आज ये विकास का परिणाम है कि हरीश रावत बुरी तरह दोनों सीट से हारे हैं। अब उत्तराखंड में चूंकि
देश का जिस तरह से उत्तर प्रदेश का एक अंग वो बना था, तो वहाँ भी अब विकास चाहिए। तो वो विकास की जो है उनके लिए हार है, और वो बीजेपी के लिए जीत यही है कि वहाँ उत्तराखंड में लोग विकास चाहते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी चुनाव पहले गए थे, जिस तरह से हाईवे को पूरे उत्तराखंड के गढ़वाल से लेकर के सबको जोड़ने का काम किए हैं, तो आज वहां की जनता जो है विकास चाहती है, यानी विकास की उम्मीद दिखी है प्रधानमंत्री में। बी आर गुप्ता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहा जा रहा था कि जो सेंध लगाई कांग्रेस में बीजेपी ने, उसकी वजह से जीत पहले ही सुनिश्चित मान के चल रहे थे, जितने अहम नेता थे वो सब पाला बदल के बीजेपी में आ गए थे। देखिए, अगर आप इस संदर्भ में देखेंगे, अलग अलग क्षेत्रीय कुछ इशू ये उठे हैं कि बीजेपी का ये चुनाव बीजेपी का चुनाव नहीं है। मैं तो ये कहता हूं मोदी अखिलेश के बीच में सीधी सीधी आप जो दिखला रहे हैं चैनलों पे, एक तरफ लिखते हैं मोदी, एक तरफ अखिलेश, एक तरफ मायावती, यानी सीधा मोदी को वहां आप एक प्लेयर मान बैठे हैं। मोदी की अगर साइकोलॉजी अगर आप देखते हैं तो सीधा जुलाई के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव है। इन राज्यों से जीतने का मतलब है कि राष्ट्रपति उनकी अपनी समझ का बनेगा। इनकम्बेंसी की बात कर उठाई गई है, तो इनकम्बेंसी वहाँ है, इससे निजात पाने का एक तरीका उन्होंने सोचा है। और गुड गवर्नेंस के लिए 2 साल तक, जहां तक मैं समझा हूं, अभी जो राष्ट्रपति बनेगा मोदी के हिसाब से बनेगा, और आने वाले समय में मोदी जी और बीजेपी की जो फिलॉसफी है, ए प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज पॉसिबल इन दिस कंट्री। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था वाला भारत देश बनेगा, और राजनीति को एक दूसरा ही एक धमाका करेंगे मोदी जी 1919 के चुनाव में, कि वो पहले राष्ट्रपति होंगे जो राष्ट्रपति प्रणाली वाली शासन व्यवस्था के पहले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ये बेहद ही बड़ी टिप्पणी और गंभीर टिप्पणी। मैं चाहूंगी कि और भी जो प्रबुद्ध लोग, जो ग्राफिक्स टीम है वो तैयार है, और हमारे सहयोगी तैयार है, हिमांशु तमाम ग्राफिक्स के जरिए अभी तक जो कुछ भी हुआ है उसको समझाने के लिए। आंकड़ों का दिन है, फैसले का दिन है, तो इसलिए आंकड़ों पर खास नजर रखनी पड़ रही है। तो हम जानते हैं हिमांशु से कि हिमांशु, किस तरह के आंकड़े अब तक आ रहे हैं आपके पास? बिल्कुल, यहाँ पर हम बताते हैं, और सबसे पहले हम यहाँ पर यह बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी क्या कुछ आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं बीजेपी यहां पर 311 सीटों पर है, 13 शतक यहां पर लगा चुकी है, बढ़त यहां पर बरकरार है। वहीं अगर हम सपा कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो सपा कांग्रेस गठबंधन 66 सीटों पर इस वक्त यहां पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। वहीं बीएसपी के लिए बहुत निराशाजनक ये खबर होगी, क्योंकि बीएसपी 18 सीटों पर इस वक्त नजर आ रही है, तो बहुत नुकसानदायक यहां पर बीएसपी के लिए है। वहीं अगर हम उत्तराखंड की अब बात करें तो उत्तर प्रदेश में हम पहले वोट परसेंटेज की बात कर लेते हैं, और उत्तर प्रदेश में जो वोट परसेंटेज की बात की जा रही है, बीजेपी का वोट परसेंटेज आप देख सकते हैं सीधा 40 पर पहुंच चुका है, यानी 40% वोट परसेंटेज यहां पर जनता का मिला है बीजेपी को। वहीं अगर हम कांग्रेस सपा गठबंधन की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा को 22% और बीएसपी को भी यहां पर 22% वोट मिले हैं उत्तर प्रदेश की जनता के। वहीं हम अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 6% वोट यहां पर मिले हैं, और अदर्स के खाते में 2% वोट यहां पर गए हैं। तो ये वोट परसेंटेज की बात की जाती है। और अब उत्तराखंड के बारे में बताते हैं कि उत्तराखंड में किसको कितनी क्या सीटें मिली हैं। और उत्तराखंड में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत यहां पर मिला है। आप देख सकते हैं कि 56 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। और यहां पर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के पास बेहद कम सीटें यहां पर बची हैं। कांग्रेस के पास मात्र और मात्र 10 सीटें निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं अदर्स की बात की जाए जिसमें यूकेडी भी यहां पर शामिल आता है, तो 4 सीटें यहां पर अदर्स के खाते में जाती हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा है। उत्तराखंड के वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यहां पर काफी ज्यादा सीट बीजेपी को मिली थी, 56 सीट मिली थी। तो ऐसे में उत्तराखंड में बीजेपी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो है 45, जैसा कि आप देख सकते हैं एक लंबी लकीर यहां पर जारी है। वहीं कांग्रेस के वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 34 वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस का रहा है। और बीएसपी के वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 8% यहां पर बीएसपी का रहा है। और ये जो 1% आप देख रहे हैं, ये 1% वोटिंग परसेंटेज निर्दलीयों के लिए यहां पर रहा है। वहीं अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन जीता है और कौन हारा है। जो बड़ी शख्सियतों की यहां पर बात की जाती है, पंकज सिंह की बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं, नोएडा से ये चुनावी मैदान में उतरे थे और बड़े मार्जिन के साथ इन्होंने कमल खिलाया है। नोएडा से करीब 60,000 वोटों से ये जीत हासिल कर चुके हैं। ये पंकज सिंह की बात की जा रही है, हालांकि अनुमान काफी लगाए जा रहे थे, लेकिन 60,000 बड़ी जीत यहां पर हासिल करी है।
मृगांका की बात यहां पर करें तो कैराना सीट से ये चुनावी मैदान में थी और कैराना सीट से इनको हार यहां पर नसीब हुई और इनको हराया है नाहिद हसन ने। मृगांका एक बड़ा चेहरा था बीजेपी का, कैराना से इनको हार मिली और नाहिद हसन ने मृगांका को कैराना सीट से हराया है और ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे कैराना से जिन्होंने चुनाव जीता है और ज्यादा अंतर यहां पर नहीं रहा है। हालांकि हरीश रावत की बात की जाए तो ये बदकिस्मती कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री अभी तक थे उत्तराखंड के और हरीश रावत दोनों सीटों से हार चुके हैं, चाहे किच्छा सीट की बात की जाए या फिर बात की जाए हरिद्वार ग्रामीण की, दोनों सीट से हरीश रावत। केंद्रीय संसदीय बोर्ड का विषय है, केशव प्रसाद का विषय नहीं। और मैं उन सबको बधाई देता हूँ। मोदी जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का ही करिश्मा है इतनी बड़ी विजय का। और जिस तरह से उम्मीद थी आपको? हाँ, निश्चित उम्मीद थी, लेकिन ये तो सारे आंकड़े सुनामी आ गया। निश्चित तौर से सुनामी इसलिए आया है क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी पर उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास है। ऐसा क्या है कि आप लोगों को इतनी सीटें मिल गई? स्पष्ट है कि मोदी जी का जैसा नेतृत्व हमारे पास है, भारतीय जनता पार्टी का बूथ तक का संगठन है और जनता हमारे साथ। अमित शाह, केशव मौर्य और नरेंद्र मोदी की तिकड़ी ने काम कर दिया। हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने काम किया है बीजेपी। और आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व हमारे साथ है, निश्चित मोदी जी के नेतृत्व में यह विजय मिली। और लेकिन अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जो बनेगा वो केंद्रीय संसदीय बोर्ड के द्वारा नाम आएगा। यहाँ खड़ा मैंने सुनील जी भाई साहब को हटो। अरे हटो, बड़ा मुद्दा हटो। मिशन 2017 के महासंग्राम के नतीजे और रुझान लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। सीधा करेंगे लखनऊ स्टूडियो का, जहां पर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एडिटर विनय जी मौजूद हैं। वहां पर तमाम गेस्ट वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या अब आगे की रणनीति बीजेपी की रह सकती है। जब तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं जानना चाहूंगा कि वहां जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आप जाने कि आखिरकार जो वोटिंग परसेंटेज रहा है उसका रीजन पीछे क्या रहा है। बीएसपी के वोटिंग परसेंटेज की तरफ अगर नजर डालते हैं तो वोटिंग परसेंटेज घटा तो बिल्कुल नहीं है। जो नया पैनल जुड़ गया, पहले उनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ सदैव त्रिपाठी जी हैं जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही दीपक मिश्रा जी जो कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, मोहसिन रजा साहब हैं हमारे साथ जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और अभी गुलाल से लगे हुए हैं क्योंकि उन्होंने काफी कुछ लग रहा जीत का जश्न मना लिया है। एसएन त्रिवेदी साहब हैं जो आरएलडी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले त्रिपाठी साहब, क्या लगता है जिस तरह की हवा बही, आंधी बही, किसी को उम्मीद नहीं थी, किस तरह का परिणाम जनता देगी? देखिए भाई, चुनाव परसेप्शन पे चलता है। जनता में एक लगातार परसेप्शन बनाने में भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठन सफल रहे कि कांग्रेस, सपा, बसपा, आरएलडी ये सब के सब एक पक्ष के पक्षधर हैं। ये सफलता से उन्होंने बनाया और दूसरे बड़े वर्ग में ये नफरत हुई, ये नाराजगी हुई क्योंकि जनता जनार्दन का फैसला तो सिर आंखों पे होता ही। जनता में ये एक मैसेज चला गया कि इस बड़े वर्ग को ये पार्टियां कहीं न कहीं निगलेक्ट कर रही हैं और उसका परिणाम मैं ये जो ट्रेडिशनल शब्दावली है उसमें न कह के कि ध्रुवीकरण क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन उस बड़े वर्ग ने ये तय किया कि इन पार्टियों को सबक सिखाया जाए। पहली बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश जो इस देश की राजनीति में
चाहे वो आंदोलन हो आजादी का, चाहे वो गांधी जी के नेतृत्व का, चाहे 89 तक ये प्रदेश पूरे देश का अगुआ था जी। 89 में धर्म की राजनीति ने ऐसा कमाल दिखाया कि फिर धर्म और जाति में बढ़ता चला गया जी। हमारी कोशिश थी कि ये चीजें बदलें और मुद्दों पर राजनीति हो, लेकिन ये चुनाव में जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं इसमें दो चीजें गायब दिखी, एक तो मुद्दे और दूसरी जनता। चलिए त्रिवेदी साहब, आपको क्या लगता है कि जनता ने तो किसी लायक ही नहीं छोड़ा आपको? ये सभी पार्टियों के लोग जनता को जनार्दन शब्द से संबोधित करते हैं जी, और वास्तव में जनता ने जनार्दन का ही काम किया है जी। ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के जी, पूरी कहावत चरितार्थ हो गई। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता ने बसपा को बहुमत दिया था, पूर्ण बहुमत दिया, भयंकर तरीके से दिया, समाजवादी पार्टी को दिया, भयंकर तरीके से दिया, आज भारतीय जनता पार्टी को दिया है, भयंकर कुछ ज्यादा ही छप्पर फाड़ कर दे दिया। मोहसिन रजा साहब, आप तो पूरे रंगे हुए गुलाल से, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और क्या लगता है आपको? नहीं, जाहिर सी बात है जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और जिम्मेदारियों का निर्वाह किया जाएगा, क्योंकि हमारे ये परिवर्तन का वोट है, विश्वास का वोट है, विकास का वोट है। और जो बात अभी सत्यदेव जी कह रहे थे कि 89 से यहां पर जो भी हालात हुए, तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार ये खुद थे, और 79 से लेके आज तक जो नहीं किया था ये उसका रोष भी था आवाम में जी। और ये यहाँ पर धार्मिक और जाति और सारी चीजों से हट के वोट हुआ है, तभी आप इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत पाए। तभी शमशान और श्मशान की भी चर्चा। दीपक मिश्रा साहब, यहाँ तो सीधे तौर पर मान लिया गया है शिवपाल सिंह यादव के द्वारा कि अहंकार की हार हुई है, आपको क्या लगता है? देखिए, यह एक सकारात्मक स्वीकारोक्ति है जिसको नकारा नहीं जा सकता। हम पराजित हुए हैं तो आत्ममंथन करेंगे, कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत तो हुआ, चाहे वो हमारे द्वारा हुआ या परिस्थितियों द्वारा हुआ है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि हम सार्थक, सकारात्मक, प्रबल और प्रतिबद्ध प्रतिपक्ष की भूमिका के लिए तैयार हैं और फिनिश पक्षी की तरह से हम दोबारा इनके जीत के गुब्बारे की हवा, ये जैसे जीते हैं वैसे ही परास्त चलिए, आप सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइएगा, वैसे जनता ने इस लायक छोड़ा ही है आपको कि सकारात्मक ही रहे आप। कैप्टन द्विवेदी साहब, आप वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले केशव मौर्य ने एक बात कही है कि भ्रष्टाचार की जांच होगी। आपने नोएडा से लेकर इलाहाबाद तक के हर चीजों को बड़े गौर से देखा है, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के इस जनादेश के बाद उत्तर प्रदेश में अधिकारी क्या करने वाले हैं, और खासतौर से अगर फाइलें खुली तो क्या कुछ देखने को मिलेगा? सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूंगा कि जांच का जहां तक प्रश्न है, किसी भी व्यवस्था में वो सदैव चलता रहा है। ये दुर्भाग्य था इस प्रदेश का कि लोकायुक्त से जो संस्तुतियां भी आई थी प्रदेश सरकार में, लगभग 47 स्पष्ट रूप से दोष जिसमें सिद्ध हो चुका था, वो भी बस्ते में, ठंडे बस्ते में डाल दी गई। यह किसी न किसी रूप में उसका परिवर्तन आपको देखने को मिला है। यहां पर दो टर्म्स, ये चाहे पिछली सरकार जो अभी जा रही है या इसके पूर्व जो सरकार रही, जनता उससे तंग आ गई थी। परिवर्तन का दौर था और ये ट्रायल एंड एरर होता है। यहां पर चुनाव जो हुए, राजनीतिक मुद्दे जो बने, वो सदैव क्षेत्रवाद, जातिवाद, स्थानवाद और लोगों की प्राथमिकताओं को लेकर बनाए गए। उसको डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने एक सिस्टम बनाया था, उसको किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, उसका सार्थक रूपांतरण इन राजनीतिक दलों ने किया और उसी का प्रतिफल मिला है। यह एक बहुत बड़ी चुनौती जो पार्टी अभी पावर में आने जा रही है उसके लिए भी है कि जनता ये अपेक्षा करती है कि जो भी घोषणाएं की गई हैं सार्वजनिक रूप से, उसको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, वरना इसका प्रतिफल गलत भी हो सकता है। हमारे साथ कुछ और प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि जब आदमी कहीं जाता है तो ट्रेवल के माध्यम से बहुत कुछ समझने की कोशिश करता है। आपको लगता है जो जनादेश मिला इसमें तमाम उन नौजवानों की, रोजगार करने वालों की, व्यापारियों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा? देखिए, मैं ऑल इंडिया ट्रैवल एसोसिएशन की तरफ से सबसे पहले तो भाजपा को शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग कई सालों से पिछली सरकारों के दरवाजों के चक्कर काट काट के थक गए थे हम लोग बेसिकली, और उम्मीद तो है और इसी उम्मीद के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं हम दे रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा,
देखिए इस देश में जो जीडीपी है, उस जीडीपी में हमारा 8% का लगभग हिस्सेदारी है, लेकिन चाहे पिछली सरकार हो और चाहे अभी तक जितनी भी सरकार है, किसी ने ध्यान नहीं दिया है। लगता है कि जो आपको हिस्सेदारी है इस सरकार दे, ऐसी उम्मीद आप करते हैं। चलिए हम सीधे तौर पे बैंक का समय अब आ गया। हमको लगता है एक बैंक तो बनता है अब इस जनादेश के बाद। इस नतीजे में कुछ गिरगिटों ने बड़े अच्छा रोल निभाया है। तो मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर और उधर से इधर जा रहे गिरगिट से हमने पूछा, महोदय बता सकते हैं अपने और दलबदलू नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? गिरगिट बोला, अस्थाना जी, किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। ये तो रहा, रंग बदलने में गिरगिट का बाप नेता होता है। लेकिन एक बड़ी खबर है बस्ती की पांचों सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमा लिया है। एक तरीके से कह सकते हैं जो आहट समझा जा रहा था प्रदेश की जनता की तरफ से, और 2014 में जिस तरह से जनता ने जनादेश दिया था नरेंद्र मोदी को, कुछ हद तक उसी रास्ते पर इस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा का स्वरूप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी कवायद अब शुरू हो चुकी है, मुख्यमंत्री कौन, और वो तमाम चेहरे इस समय दिल्ली दरबार में पहुंचने शुरू हो रहे हैं जिनका नाम मुख्यमंत्री के रेस में चल रहा है, चाहे वो मनोज सिन्हा हो और चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह हो। तमाम ऐसे नेता जो उस दौड़ में हैं उनको दिल्ली दरबार में बुलाया जा रहा है, उनसे चर्चा की जाएगी। और हमें लगता है कि होली के रंग के साथ साथ कहीं कुछ लोगों के चेहरे पर खुशी, कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी ना आ जाए कि वो मुख्यमंत्री के रेस से हट क्यों गए। मनोज जी, आप शिक्षक नेता हैं और खास शिक्षकों का दर्द समझते हैं, नौजवानों के साथ हमेशा उठना बैठना रहता है, क्या लगता है इसकी उम्मीद आपको थी? झूठ बात मत करिएगा कि आपको लग रहा था, हकीकत बताइए क्या लग रहा था? देखिए, सरकार बदलेगी ये तो लगने लगा था और मतों का ध्रुवीकरण हो रहा था। ध्रुवीकरण की वजह से चीजें बदली तो यह स्पष्ट था, इसमें कहीं कोई शक नहीं था। परिवार की लड़ाई थी, उसका भी खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा है, ये भी दिखाई दे रहा है। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षकों को अभी कांग्रेस की सरकार में भी बहुत कुछ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया, बहुत कुछ नहीं मिला। राज्यों से भी बहुत कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं, खुल के अगर स्पष्ट पूछे तो हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया। और मैं आपको धन्यवाद इसलिए दूंगा कि जब बड़े हमारे संकट के दिन थे तो एपीएन चैनल ने उस समय, जिस समय शिक्षा पर बहुत बड़ी एक साजिश हो रही थी शिक्षा को समाप्त करने की या शिक्षकों के साथ शिक्षा को नष्ट करने की, तो आपने साथ दिया। लेकिन चलिए, जनता का जनादेश स्वीकार करना चाहिए और हम अब उम्मीद करते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शिक्षा के मामले में निजीकरण को दूर करे, उदारीकरण के नाम पर इसका निजीकरण न करे, जिससे आम जनता को शिक्षित किया जा सके, आम जनता तक शिक्षा पहुंचाई जा सके और देश को खुशहाली के रास्ते पर लाया जा सके। और हम ये भी चाहेंगे कि शिक्षक हमारा बार बार सड़कों पर उतरता है, गिरफ्तारी देता है या आंदोलन करता है, उससे भी शिक्षकों को दूर रखा जाए। और शिक्षक काम ऐसे भी किताब उठाना है, डंडा खाना नहीं है, और सड़क पर उतरते हैं तो पुलिस के हाथों का आप शिकार होते हैं। अस्थाना साहब ने एक अच्छा व्यंग सुनाया, आपके भी कुछ जहन में है? जहन में तो सब कुछ है, लेकिन इस समय अगर मोदी जी से पूछा जाए कि ये कैसे जीत है, तो वो यही कहेंगे कि ये माँ गंगा की जीत है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी गंगा नहाकर साफ हो गए, मोदी जी गंगा नहाकर साफ हो गए, पाप जितने भी किए थे माफ हो गए। पानी में गए तब तो वो शक्ति कपूर थे, पानी से बाहर आए जय की श्राप हो गए। चलिए, सीधे तौर पे जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से मैं कह सकता हूं, लेकिन एक बात तय है कि हर कलाकार हो चाहे एक बैंकर हो अपने तरीके से चीजों को परिभाषित करने की कोशिश करता है। त्रिपाठी साहब, ये दोनों चीजें हैं कि नेताओं के बारे में जो एक भ्रांतियां हैं या सच्चाई आप ज्यादा बेहतर बताएंगे, सबसे वरिष्ठ हैं आप यहाँ पे, कि गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने का उस्ताद नेताओं को लोगों ने मान लिया। इसका भी कारण है कहीं न कहीं कि जो जनता की उम्मीद टूटी है। मैं निश्चित तौर पर इनका स्वागत करता हूं और इन्होंने जो कुछ कहा, अगर आप 2014 के चुनाव देख लें और ये चुनाव जिसके परिणामों पर बैठ के हम चर्चा कर रहे हैं इनको देखें, तो बहुत सारे दल बदलू ही भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनते दिख रहे हैं। इसलिए इनको साधुवाद और बधाई। अभी आ रहा था कि रीता जी आगे हैं, ये कौन है रीता जी? मुझे कुछ कहना नहीं। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि राजनीति में बोली और कर्म में कोई रिश्ता नहीं रह गया था। दिक्कत यह है,
राजनीतिक दल, चाहे हम जिस पार्टी से हो, हम किसी को अपवाद नहीं मानते। जनता जनार्दन बड़ी महान है, ये ऐसा फैसला करती है। 1980 का मुझे याद है कि लोकसभा में भी बहुत बड़ा बहुमत दिया और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को 309 सीटें दी। तो वो जब औढ़रदानी की तरह देने लगती है, भगवान शंकर की तरह, तो ये जनता न जाने कहां कहां चली जाती। मैं फिर उसी बात पर आऊंगा, मुद्दे पिछड़ गए हैं, मुद्दों पे कोई बहस नहीं हुई। कोई नहीं कहता कि महंगाई बढ़ी, कहां गई वो रोज जो महिलाओं को घरों में अपनी गैस के लिए दाम बढ़ते हुए देखना पड़ते हैं। आज 700 के करीब सिलेंडर है, कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं हुई कि महंगाई कोई विषय भी है जी। और फिर मैं कहूंगा कि वो जो 89 का चला हुआ चक्र है, यादव को छोड़कर सब, दलित में माफ करिएगा, जाटों को छोड़ के सब, इनको किसी तरह मोबिलाइज करो और सत्ता पे काबिज हो। यही हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित मित्रों ने किया है, उन्हें बधाई। उन्मुख मिश्रा, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली 1:30 बजे मायावती की और 5 बजे होने वाली अखिलेश यादव की, क्या लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खींच निकाली जाएगी या पश्चाताप किया जाएगा? देखिए, मायावती की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो सीधे तौर पर एक बार फिर मोदी के ऊपर अटैक करेंगी। हालांकि जनता का जो भी जनादेश है उसको स्वीकार तो करेंगी ही, लेकिन ये जरूर है कि मोदी को लेकर वो कहेंगी कि जिस तरह से, और ये भी बताएंगी कि उनका जो दलित वोट बैंक है वो कहीं खिसका नहीं है, जबकि ऐसा हुआ नहीं। जिस तरीके से बीजेपी को सीटें मिली हैं उससे साफ है कि दलित वोट बैंक ही नहीं, अति पिछड़ा वर्ग जो था वो भी और पिछड़ा वर्ग भी, सभी ने मिला के बीजेपी को जो है समर्थन दिया, उसको वोटिंग की उसके लिए। और इसी वजह से, लेकिन ये मानने के लिए फिलहाल कोई तैयार नहीं हो कि उसके वोट बैंक में सेंध लगी है। और बीजेपी ने किया भी यही था, चरणबद्ध तरीके से बीजेपी ने पूरे जो इलेक्शन था यूपी का उसको एक जंग की तरह लिया। और शिवपाल यादव पर या खुद पर? देखिए, अखिलेश के सामने अभी फिलहाल जो है शिवपाल का नाम तो वो नहीं लेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे, जिस तरीके से अभी एक दिन पहले ही नरेश अग्रवाल का भी बयान आया था और उन्होंने कहा था कि साजिश हुई है अखिलेश के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं उस बयान की तरह ही अखिलेश भी ये कहेंगे कि जो कुछ लोग थे जो अंदरूनी तौर पर जिन्होंने भितरघात किया, जो सामने नहीं आया, बहुत करीबी लोग रहे हैं जिन्होंने उनके साथ में जो है साजिश की, और जो समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे थे। तो ये एक बात जरूर है। दीपक मिश्रा, समाजवादी पार्टी में रहते हो आप लोगों ने अखिलेश का साथ नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्यों? चुनाव लड़ाया गया। कहां लड़ाया आपने? कहां नहीं आप तो जा करके मणिपुर में चुनाव लड़ा रहे थे, जिसको लड़ाई वो भी हार गई। नहीं, मणिपुर में चुनाव लड़ाने गए थे, मैं एक व्यक्ति था ना, मणिपुर से जाने से पहले किसको लड़ा रहा था? देखिए, ये सब बातें बहुत मायने नहीं रखती हैं। महत्वपूर्ण यह होता है कि जब लोकतंत्र में आप पराजित हुए हैं तो पराजय की उन्मुक्त समीक्षा कीजिए, आत्ममंथन कीजिए और उसके बाद उन कमियों को दूर करिए और दोबारा फिर आइएगा। समाजवादी पार्टी पहली बार थोड़ी हारी है, इसके पहले भी हारी है और जितनी बार हारी है उतनी बार उससे द्विगुणित सशक्त हुई है। ये तो समाजवादियों का इतिहास है। 67 में हारे, 77 में दिल्ली और लखनऊ सब कब्जा कर लिया। चलिए, मतलब ये कोई नई बात नहीं। एक बार हारे, एक बार और हार जाएंगे, आने वाले समय में हार जाएंगे, कोई फर्क पड़ता नहीं। मोहसिन रजा साहब, तो मुख्यमंत्री की बात सबसे अहम होने जा रही है, क्योंकि अब तो जनादेश मिल चुका है। अब मुख्यमंत्री कौन? आपने पिछड़ों की राजनीति की, आपने कोशिश की विकास की बात करने की, मुख्यमंत्री का चेहरा किसको लेकर आएंगे अब? ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की जिम्मेदारी है। अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, और इस पर प्रश्न अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन जो बात अभी सत्यदेव जी कह रहे थे मैं उसका थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूं। और एक चीज ये कहना चाहता हूं कि जैसे अभी आप पूछ रहे थे दीपक से, तो मुझे लगता है कि अब जिम्मेदारी जनता ने पूरी तरीके से, उत्तर प्रदेश की जनता ने जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को दे दी है। और जिस तरह की बहुमत है, इस तरह से हम इनकार नहीं कर सकते कि अब इनको हम नहीं कह सकते किसी भी जगह पर, क्योंकि ये विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ा है जनता ने इनको। तो बहुत बड़ा उनका हम धन्यवाद करते हैं उत्तर प्रदेश की जनता का, और हम जिम्मेदारी को लेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम जो वादे करके आए हैं उसको और बेहतर से बेहतर तरीके से करेंगे, ताकि जनता, हमारे जो मोदी जी पर विश्वास है जनता का, वो अटूट रहना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए। जी चलिए, हम सीधे चलेंगे दिल्ली स्टूडियो में, क्योंकि वहां भी पल पल की जो खबरें हैं वो आ रही हैं, तो सीधे तौर पर वहां से जुड़ा जाए और देखा जाए कि बस्ती के बाद और कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर रिजल्ट आ रहे हैं और खासतौर से किसको कामयाबी मिल रही है। क्योंकि सबकी नजरें कहीं अगर इटावा में जसवंत नगर पर शिवपाल सिंह यादव पर टिकी है, तो कुंडा में राजा भैया पर टिकी है, तो हरदोई में नरेश अग्रवाल के बेटे पर टिकी हुई है। लखनऊ की सारी सीटें इंपॉर्टेंट हैं, जहां पर इस समय स्वाति सिंह चुनाव लड़ रही हैं या रीता बहुगुणा चुनाव लड़ करके लगभग बढ़त बनाए हुए हैं। तो क्या कुछ हालिया घटनाक्रम चल रहा है जनता के नजर के हिसाब से, जब बैलेट मशीन जब खुल रही है उसमें क्या नतीजे निकल रहे हैं, उस पर नजर रखेंगे। सीधे चलेंगे दिल्ली स्टूडियो अपने सहयोगी अनंत के पास। बहुत शुक्रिया विनय जी आपका।
दरअसल जैसे जैसे रिजल्ट का सामने आते जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी चीजें बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला भी बीजेपी के इस प्रदर्शन से अभिभूत नजर आए। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो विपक्षी पार्टियों को 2019 की नहीं बल्कि 2024 की तैयारी करनी चाहिए। इस वक्त भारत में ऐसा कोई नेता नहीं है जो मोदी और बीजेपी से 2019 में टक्कर ले सके। और यह बात जाहिर भी है 2014 के बाद, हालांकि 2 झटके बीजेपी को जरूर लगे थे बिहार और दिल्ली में, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बढ़त हासिल की और ये जो नतीजे आ रहे हैं, शुरुआती तौर पर उम्मीद वैसी बिल्कुल नहीं थी कि ऐसी अप्रत्याशित बढ़त बीजेपी हासिल कर पाएगी, लेकिन जिस तरीके से अब सामने चीजें आ रही हैं तो जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि 14 में जो मैजिक चला था वो मैजिक अभी भी बेहतर लोगों के बीच काम कर रहा है। लोग उसके प्रति काफी ज्यादा विश्वास खुद को महसूस कर रहे हैं, काफी ज्यादा आश्वस्त भी महसूस कर रहे हैं। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी से। अनिला जी हमारे साथ। अनिला जी, जिस मैजिक की उम्मीद 14 के बाद हम लोग कर रहे थे कि शायद कुछ कम हो गया है, अब 17 में फिर बरकरार दिखा है, लेकिन एक जो चीजें हैं जिसको लेकर शुरुआती तौर से जो विरोधी दल हैं वो आपके ऊपर पॉइंट आउट कर रहे थे, वो वही है कि चेहरा आखिरकार कौन होगा। संभावनाएं अब चूंकि नतीजे हो तकरीबन तय हैं, संभावनाएं क्या नजर आ रही हैं कि आप 8 मार्च हाल ही के वक्त में गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर, तो क्या कोई महिला चेहरा भी निकलकर बीजेपी में सामने आ सकता है? जितनी बेचैनी और उत्सुकता आपको है उतनी ही मुझे भी है, और बहुत जल्दी आप पता भी चल जाएगा, क्योंकि इसका निर्णय जो है विधानमंडल और पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। पर जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। अच्छी गवर्नेंस हम देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की पूरी जनता ने हमारे ऊपर जिस प्रकार से विश्वास दिखाया है उस पर हम बहुत मेहनत करेंगे, कार्य करेंगे, जिससे कि खरे उतर सकें। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है आनंद जो कि घमंड नहीं करती। आज सुबह मैं एक राष्ट्र चैनल पे थी और वहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो एक प्रवक्ता थे उन्होंने कहा कि अभी 1 घंटे के बाद नतीजे पता चल जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी कहीं नज़र नहीं आएगी और अनिला सिंह को के पास प्रवक्ता का काम नहीं रहेगा, आप उनको एंकर का काम दे दें। तो खैर मतलब मुझे बहुत खराब भी लगा कि इस प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कोalition को, और उसका उत्तर जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने दे दिया है कि सफाया किसका हो गया है और उभर कर कौन सी पार्टी सामने जी। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, उत्सुकता इस बात को लेकर भी है कि ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगाया गया बीजेपी के ऊपर, यह भी कहा गया कि वह धर्म की राजनीति करती है, शमशान जैसे और कब्रिस्तान जैसे जो बयान सामने आए उनको लेकर भी काफी क्रिटिसिज्म किया गया था। तो ऐसी चीजों में आप जीत का जो श्रेय भारतीय जनता पार्टी देती है वो किसको देती है? या सिर्फ एक चेहरे को जो सामने प्रोजेक्ट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सिर्फ उनके चेहरे को, या फिर कुछ और लोग भी हैं जो कि इसमें भागीदार समझती है बीजेपी इनको? देखिए, मैं आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर दूंगी। जहां तक आपने कहा कि आपने पोलराइजेशन करने का प्रयास किया, तो उसका उत्तर तो ये है कि आपको भी पता है कि बीएसपी सुप्रीमो ने किस प्रकार से खुलकर, बिल्कुल खुलकर एक धर्म विशेष से ये बोला कि आप हमको वोट दीजिए, ये जाति और ये धर्म मिलकर सरकार बना लेंगे। और उनके एक सबसे बड़े नेता ने यहाँ तक कहा कि भाजपा वालों को जूता मारेंगे, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी यही कहा। और जहां तक मैं आज बोलना नहीं चाह रही, परंतु आपने ये विषय उठा दिया है कब्रिस्तान और शमशान का, तो इसका उत्तर मैं देना चाहूंगी कि जब हम किसी क्षेत्र के विषय में बात करते हैं तो वहां पे जीना मरना, वहां पे तुष्टिकरण तो नहीं हो रहा, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त जरूर करेंगे अपने दूसरे स्टूडियो का, जहां पर अभिलाषा मेरे सहयोगी मौजूद है, कुछ खास मेहमान भाभी मौजूद हैं। अभिलाषा जी बिल्कुल अनंत, अनिला जी की बात को ही हम आगे बढ़ाएं, और जो कि सीएम कैंडिडेट पे जो चर्चा, आपने जो सवाल पूछा था यहाँ पर भी उसे लेकर चर्चा हो रही है, और जल्दी से क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। आप सीएम कैंडिडेट को लेकर जो चर्चा हो रही है, जाहिर तौर पे राशि जी आप महिला कैंडिडेट की आप बात कर रही थी, लेकिन बीजेपी के प्रदर्शन की बात करें, स्वाति सिंह पीछे चल रही हैं, ऐसी मिर्जापुर सीट से भी सुष्मिता जी। स्वाति सिंह के लिए अभिलाषा ये कहा जा सकता है कि अगर एक विरोध या विद्रोह की जो राजनीति करता है और महज उस
ठोस राजनीति से अगर उठेगा तो प्रतिक्रियावादी नेता बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं, और शायद ये एक वजह बहुत बड़ी रही है स्वाति सिंह के लिए। हालांकि वो बहुत उनमें संभावनाएं हैं, लेकिन चूंकि मायावती के विद्रोह में, मायावती की प्रतिक्रिया में वो उभरी थी, तो उनकी बात वहीं तक सिमट कर रह गई और बहुत कम वक्त भी उनको मिला था, इसलिए शायद स्वाति सिंह पीछे चल रही होंगी। रही बात मुख्यमंत्री की, तो जाहिर सी बात है कि एक महिला होने के नाते बहुत खुशी होगी हम लोगों को कि एक मुख्यमंत्री चेहरा मिले महिला का वहाँ पर, लेकिन अभी तक ऐसा जो नाम चल रहे हैं उसमें अभी तक कोई छुपा रुस्तम महिला नहीं है। जो इसमें जो छुपा रुस्तम चेहरा है, महेंद्र सिंह का नाम बहुत अभी छुपा रुस्तम माना जा रहा है, लेकिन एक सशक्त नेता हैं और प्रधानमंत्री मोदी के रणनीतिकार माने जाते हैं वाराणसी या उत्तर प्रदेश के स्तर पर, तो जाहिर सी बात है कि वो भी एक चेहरा हो सकते हैं। हालांकि हमारी पूरी टीम तमाम चेहरों से वो उठा रही है, पर इसके पहले कि आप दूसरी जगह पर जाएं और अपने तमाम पैनलिस्ट से बात करें, अभिलाषा, यहाँ पर चूंकि एपीएन की मैं प्रतिनिधि भी हूँ, तो ये स्पष्ट करना चाहूँगी, अपने दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करूँगी और अपने तमाम संवाददाताओं का भी, कि जिन्होंने ये रिपोर्ट हम तक पहुँचाई थी और जो हमारी सर्वे टीम TMM ने ये रिपोर्ट पहुँचाई थी वो 100% सही रही है। जिन जिन सीटों पर हमने कहा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये पहली बार ये प्रयोग किया गया था उत्तर प्रदेश के राजनीतिक एग्जिट पोल के इतिहास में, और इनफैक्ट सभी चैनल के एग्जिट पोल के इतिहास में, जब हमने सीट दर सीट ये बताया था कि कौन जीतेगा और किसकी लड़ाई किससे है, ठीक वही बात आज हुई है। और इसके लिए ये दर्शकों का विश्वास ही है कि एपीएन इस स्थिति में पहुंचा है। जी बिल्कुल। और बनारस को जिस तरह से जब हमने कवरेज किया था, और तभी लगातार हम बता रहे थे कि बढ़त बीजेपी को मिल सकती है। सर, क्या बनारस के जो पूरे हम कैंपेन को देखें बीजेपी को अंदाज हो गया था कि हम जीत रहे हैं, इसीलिए विजय रथ में वो दम दिखा? देखिए, बीजेपी को इस बात का अंदाजा नहीं था। अगर आप पूछेंगे दिल से तो बीजेपी के कोई भी बड़े से बड़े नेताओं को भी अंदाजा नहीं था कितनी सीटें मिलेंगी। आप लोगों ने जब सर्वे दिखाया और इस सर्वे के बाद जब रिजल्ट आया कि 284 या 85 सीटों पे आप लोग बीजेपी को जिता दिए, तो मुझे लग रहा था शायद कहीं गलती हो गई आप लोगों से और कहीं ना कहीं इसको ठीक करना चाहिए था, क्योंकि बीएसपी को मैं मानता नहीं था। आपके सर्वे में आ रहा था 28-29 सीटें, तो मुझे बुरा लग रहा था कि इतना कम कैसे हो सकता है बीएसपी का। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो वहाँ पर एक भावना रही जनता के प्रति, और जिस तरह से उन्होंने 3 दिन कैंप किया, मैं बहुत लोगों से बात किया जो कि पीएम के खिलाफ थे और बीजेपी के खिलाफ थे। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री होके 3 दिन रह गए भाई, अब कैसे इनको वोट नहीं देंगे, और ये तो बनारस का अपमान है अगर प्रधानमंत्री को वोट नहीं मिले तो एक अलग तरह के लोग हैं। और बनारस एक मस्त मौला शहर है, वहाँ बड़ा से बड़ा आदमी छोटा होता है और छोटा से छोटा आदमी बड़ा होता है। जैसे आप बात करेंगे कहा बेटा, तो बोलेगा हाँ बेटा, आप उससे बोलेंगे कहा गुरु, वो बोलेगा हाँ गुरु। तो आप कोई किसी का चेला नहीं है, कोई किसी का बाप नहीं है, वहाँ सब एक दूसरे के बेटा हैं और सब एक दूसरे के गुरु हैं। तो एक अलग तरह का कल्चर है वहाँ का, एक अलग तरह की बातचीत है। पान खाते लोग मिल जाएंगे, पद्म भूषण आपको रिक्शे वाले के साथ मारपीट करते मिल जाएंगे 3 रुपए के लिए। तो एक अलग तरह का मिजाज है उस शहर का। अब जहाँ तक बाकी बातें हैं इस चुनाव में इस तरह के परिणाम को आने के बाद का, तो ये परिणाम अपने आप में आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री को पूर्ण तौर पे काम करने का मौका देने की बात है। भाई पहले आप कह सकते थे कि हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट हमारा नहीं है, राज्यसभा नहीं चल रही है, हमारे पास प्रेसिडेंट हमारा नहीं है। अब जनता ने उनको इतना दे दिया है कि आपकी मर्जी का राष्ट्रपति बनेगा, आपकी मर्जी का उपराष्ट्रपति बनेगा और आप जिसको चाहेंगे उसको सीएम बनाएंगे। राज्यसभा में भी फायदा होगा? राज्यसभा में तो बिल्कुल फायदा होगा। करीब 33 एमएलए पर 1 एमपी बनते हैं, तो आप सोचिए कि इनके पास 18 एमपी हर 2 साल पे आएंगे और 54 एमपी यूपी से आ चुके होंगे। तो एक बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री किसको बनाते हैं। अब मान लीजिए मनोज सिन्हा को बना दें, तो मनोज सिन्हा जी को बना देंगे तो उनको, मैं तो यही कहूंगा कि देखिए मनोज भैया को, हम लोग मनोज भैया उनको बोलते हैं क्योंकि बीएचयू में हमारे सीनियर थे, तो उनको दोपहर में फिर सोने का मौका नहीं मिलेगा खाने के बाद, तो उनको फिर काम करना पड़ेगा। और महेंद्र सिंह को बनाते हैं तो महेंद्र सिंह को प्रशासनिक अनुभव नहीं है। सुनील बंसल को बनाते हैं तो संगठन क्षमता उनके अंदर है, मगर प्रशासनिक क्षमता उनको विकसित करनी पड़ेगी। अब किन लोगों को लेते हैं? मेरे नाम में सिद्धार्थनाथ सिंह का नाम है, लेकिन उनका नेताओं से करीबी होने की वजह से नाम है और अच्छा बोलते हैं, अच्छे वक्ता हैं। लेकिन ये सभी लोगों के साथ प्रशासनिक क्षमता, कम से कम काम करने का जो अनुभव है वो कम है। लेकिन एक बात और साफ है इससे कि अगर अनुभव आपका कम होगा तो आप हर बात के लिए कम से कम मोदी जी की तरफ देखेंगे, और जो प्रधानमंत्री चाहते हैं, जिनके नाम पर आपको वोट मिला है, आपको वही काम करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको बुरा नहीं मानता कि अगर प्रधानमंत्री के इशारे पर सरकार काम करे। आप कहते रहिए कि रिमोट कंट्रोल से है, प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो काम नहीं कर सकते, लेकिन चुनी हुई सरकार पे काम हो जाएगा।
थोड़ी सी सटीक जानकारी अगर रामचरित निषाद जी हैं, और मुझे लगता है लगातार आप टच में भी होंगे अपने हेडक्वार्टर से, कुछ जानकारी मिल पा रही है किसके नाम पर मुहर लग सकती है, किसका नाम सबसे आगे चल रहा है? देखिए, इसके पहले मैं तो आपके एपीएन चैनल को बधाई दूंगा कि पहली बार हमने राजनीति में ये देखा कि जिस तरह से सीट वाइज आपने प्रत्याशी से लेके आंकड़े तक एक एक सीट को, मैं परसों आया था आपके स्टूडियो में तो देखा एक एक विधानसभा की एक एक सीट पे कौन आगे कौन पीछे चल रहा है। कम से कम 95% आपका चैनल इस बात के एग्जैक्ट पोल में सही साबित हुआ है। तो पहले हम एपीएन चैनल को बधाई देता हूं और खासकर इनके मालिक प्रदीप राय जी को भी बधाई देता हूं, राजश्री मैडम को बधाई देता हूं कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, देवरिया और बनारस के हैं, तो मैं इनको भी बधाई देता हूं कि ये एक उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का चैनल, और जिस तरह से मुख्यमंत्री पूर्वांचल का होना चाहिए। देखिए, पूर्वांचल का तो पक्का होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और आज जिस तरह से पूर्वांचल के लोगों ने और इस सरकार में, और जिस तरह से बीजेपी की पूर्ण बहुमत से उम्मीद, और आज सारे चैनल फेल हुए, केवल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह साहब की ही भविष्यवाणी थी कि हमारे सर्वे में ये भी बात आई थी सामने कि बीजेपी को इसलिए चुनेंगे कि पूर्वांचल राज्य अलग हो। देखिए, अब ये चूंकि हमारे बड़े नेता इस पे निर्णय लेंगे, हम उस पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये मुझे विश्वास है कि पूर्वांचल का ही कोई मुख्यमंत्री होगा। चलिए, पूर्वांचल का मुख्यमंत्री होगा तो वो पूर्वांचल की दर्द को भी समझेगा। इस बार के चुनाव में ये भी कहा जा रहा था कि कुछ राजनीतिक चेहरे वैसे हैं जिनके भविष्य पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है, और खासतौर पे दो लड़के यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव, उनकी बात कर लें, युवा ताकत। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कैसे देखते हैं दोनों के भविष्य को आप? देखिए, दोनों का भविष्य वैसे कहा जाए तो अभी एक लंबी पारी उन लोगों को खेलनी है, लेकिन इन दोनों को यह तय करना है कि राजनीति में इनकी दिशा क्या होगी, क्योंकि अब मध्यमार्गीय राजनीति से काम नहीं चलेगा। इनको एक रास्ता चुनना होगा, या तो ये दक्षिण पंथ की तरफ जाएं, या कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को अपने को री इन्वेंट करना पड़ेगा एज अ पार्टी ऑफ द लेफ्ट, जो दलितों का, गरीबों का और किसानों का वोट ले सके आंदोलनों के द्वारा। धन्यवाद। जी बिल्कुल, के लिए बहुत अहम बात आपने कही है। जल्दी से अशोक जी आप भी बताइए, मायावती जी के भविष्य पर भी दांव था इस बार, कैसे देखते हैं उनके भविष्य को अब आगे? जी देखिए, ये जो मोदी जी की जीत और भाजपा की जो जीत हुई है उत्तर प्रदेश में, इसके अंदर मायावती जी का वोट बैंक 80% जाके मोदी जी के साथ मिला है। इनके जनरल सेक्रेटरी स्वामी प्रसाद मौर्य, जब उन्होंने एक्सोडस शुरू किया बीएसपी से, तभी लग गया था कि कुछ न कुछ अलग तरीके के परिणाम आएंगे। जो परिणाम आए हैं, ये तो हम लोग को भी उम्मीद नहीं थी। दूसरी तरफ जो परिवार का कलह था, वो कलह कहीं खुल के सामने आया है, क्योंकि अखिलेश जी को इतना एक्सपीरियंस नहीं है अपने पिता के मुकाबले और शिवपाल जी के मुकाबले। थोड़ा सा अगर उनकी राय लेके चलते, वो गद्दी पे बैठ के लोगों ने उनको चढ़ा दिया और वो कॉकस के अंदर एक सिमट के रह गए। इन दोनों पार्टियों का नुकसान हुआ है, भाजपा की जीत हुई है इसके अंदर। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें सीनियर नेता शिवपाल यादव की बात यहाँ पर कर लें, मैं आपसे मंतोष जानना चाहूँगी, और यहाँ राहुल गांधी पर भी ज़रूर टिप्पणी कीजिएगा। इंटरनेशनल मीडिया कैसे देखता है इन दो सैवी, अगर मुलायम सिंह यादव की बात करें, एक सैवी सीनियर जर्नलिस्ट, उनके जो आकलन थे, कांग्रेस के साथ नहीं जाने की जो हिदायत थी, वो सभी बातें सच साबित हुई, और कांग्रेस पे अब शायद कांग्रेस के नेता भी एक बार फिर सोचें कि पूरी तरह से उन्हें नेतृत्व दिया जाए या नहीं। सो फॉर इंटरनेशनल मीडिया, ये यूपी का इलेक्शन अपने आप में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, बट इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ये ज़रूर देख रहे थे, खासकर यूपी की तरफ, कि हाउ फार मिस्टर मोदी इज़ स्टिल इंटैक्ट द वे ही वाज इन 2014। 2014 में जितने ताकतवर थे, क्या उतने ताकतवर अब भी हैं? क्योंकि इंटरनेशनली बिजनेस डिसीजन होते हुए हमेशा 5 साल 10 साल आगे देखते हैं अलायंस का, और ये चुनाव साफ दिखा दिया कि मोदी
जी की राजनीतिक ताकत अभी भी वैसी ही है। तो हमारी नज़र से ये लग रहा है कि नाउ यू विल सी इंडो यूएस रिलेशनशिप, ट्रंप और मोदी जी के खास तरफ दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग दिस वे, थिंकिंग मोदी इन पिक्चर 2019 ऑनवर्ड। रिगार्डिंग योर राहुल गांधी क्वेश्चन, अभी भी ये ऐसा डिसीजन US government any other international government is going to take other than what they had already done for Modi, because Congress was insignificant in the whole planning process, and that will continue for the moving forward. बिल्कुल, और कई मौके पे बहुत देर से भी जागे, सोशल मीडिया पे भी सबसे लेट कांग्रेस जागी। और क्योंकि राहुल गांधी पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन क्योंकि मुलायम सिंह यादव की चर्चा कर लेना यहाँ बहुत ज़रूरी है। सपा पर हम लगातार सर आपसे चर्चा करते रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि अब नेतृत्व जब अखिलेश यादव के हाथ में है तो पार्टी को एक नया बूम, नया फोर्स मिलेगा। अब क्या वापस डाउन द लाइन उन्हीं को जिम्मेदारी मिलेगी? देखिए, ऐसा है कि हमने पहले ही कहा था, जब झगड़ा चल रहा था परिवार के अंदर, हम लोगों ने अखिलेश यादव को सुझाव दिया था कि छोटे भाई की तरह, कि भाई आप छोटे भाई की तरह हो और आपको पिता से झगड़ा नहीं करना चाहिए, आप लोग बैठ के बात करिए, लेकिन उनकी गलत बात अगर कोई है तो उस पर अलग बात हो सकती है। लेकिन राजनीतिक तौर पे अखिलेश यादव की हैसियत यही है कि मुलायम सिंह यादव के लड़के हैं।